कल हमने पढ़ा कि मीट्रिक प्रणाली है, जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें लंबाई की इकाइयां क्या थी, द्रव्यमान की इकाइयां क्या थी, समय की इकाइयां क्या थी। आज हम मीट्रिक की जो ब्रिटिश प्रणाली है दोनों में संबंध पढ़ेंगे। अब बात करें हम 1 इंच, सबसे छोटी इकाई हम बात करें ब्रिटिश की तो इंच। अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही बात करें हम कि जो 1 फुट होता है, 1 फुट में 12 इंच, ये कल हमने बताया कि ब्रिटिश प्रणाली उसमें 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 फुट बराबर हम बात करें कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फुट में होते हैं 12 इंच और 1 इंच में होती है 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट बराबर हो गया 30.48 सेंटीमीटर। अब हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये दो याद रखनी है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 फुट में 12 इंच। तो 1 इंच की जगह हम क्या रख देंगे? 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट बराबर हो गया 30.48 सेंटीमीटर। अब हम बात करें कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609 किलोमीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609 किलोमीटर। अब कल हमने पढ़ा कि 1 गज में होता है 3 फुट। 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3। अब हम बात करें ब्रिटिश प्रणाली की, तो 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.28 फुट। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.28 फुट। अब यहां पर हम बात करें कि मीटर में इंच कितनी होती है, तो हमें पता है कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 3.28 इंटू 12 इंच, तो ये हो जाएगा 39.37 इंच। तो 1 मीटर बराबर हो गया 39.37 इंच। तो 1 मील बराबर हो गया 1.609 किलोमीटर और 1 मीटर बराबर हो गया 39.37 इंच। अब हमें यहाँ पूछे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 इंच में होती है 2.54, तो हमें यहाँ 2.54 से और गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 1 फुट बराबर हो गया 1 इंच बराबर हो गया 1 मील बराबर हो गया। तो ये किसकी हो गई? लंबाई की इकाइयां हो गई। लंबाई की ब्रिटिश प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली दोनों में जो लंबाई की इकाइयां, उन दोनों के बीच क्या हो गया? ये संबंध। ऐसे अब हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान मास की बात करें। अब जो मीट्रिक प्रणाली है उसमें हमने द्रव्यमान लिखा केजी, जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें पौंड। तो 1 केजी में कितने पौंड होते हैं? 2.204 पौंड। 1 केजी में होता है 2.204 पौंड। हम जैसे दुकान से केक खरीद के लाते हैं, वहां पर हमें वो पौंड में मिलता है 2.3 पौंड, वो केजी में नहीं होता, वो पौंड में होता है। तो 1 केजी बराबर होता है 2.204 पौंड। अब हम बात करें कि 1 पौंड किसके बराबर होता है, तो 1 पौंड होता है 453.6 ग्राम। 1 पौंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। और यदि केजी की बात करूं मैं, तो हमें पता है 1 ग्राम में होता है 1/1000 केजी। इसका मुझे यहाँ पर 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो 1 पौंड बराबर हो गया 0.453 केजी। तो 1 पौंड में कितने ग्राम हो गए? 453.6 ग्राम। और 1 पौंड में कितने केजी हो गए? 0.4536 केजी, ठीक है। अब हम बात करें टन की, तो जो मीट्रिक प्रणाली थी, तो 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। 1 टन में कितना होता है? 1000 केजी। ऐसे ही हम ब्रिटिश की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिश प्रणाली था, ब्रिटिश प्रणाली में 1 टन बराबर था 2204 पौंड। 2204 पौंड। तो यहाँ ब्रिटिश प्रणाली में 1 केजी बराबर 1000, 1 टन बराबर 1000 केजी, और ब्रिटिश प्रणाली में 1 टन बराबर था 2204 पौंड।
ठीक है, तो ये द्रव्यमान की इकाइयां हो गई कि 1 केजी में 2.204 पाउंड और 1 पाउंड में 453.6 ग्राम और 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं 0.4536 केजी। जो मीट्रिक प्रणाली है उसमें 1 टन बराबर है 1000 केजी और ब्रिटिश प्रणाली में 1 टन बराबर है 2204 पाउंड। ठीक है, तो ये मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली की बात हो गई। अब कुछ और बातें हैं, जैसे हम जमीन की बात करें, ठीक है, तो जैसे हम बात करें 1 बीघा में कितनी गज होती है, कितनी फुट होती है, तो हम बात करें कि 1 बीघा में 3025 वर्ग गज होती है। जो 1 बीघा होती है उसमें 3025 वर्ग गज होती है। यदि वर्ग मीटर की बात करें हम 1 बीघा में 2532 वर्ग मीटर होती है। 1 बीघा बराबर होती है 2532 वर्ग मीटर या 1 बीघा बराबर हो गया 3025 वर्ग मीटर। अब जो ये बीघा है, हमारे कुछ एकड़ भी बोलते हैं इसको कि एकड़ और बीघा में क्या संबंध है, तो 1 एकड़ बराबर होता है 1.6 बीघा। 1 एकड़ में कितनी बीघा होती है 1.6 बीघा। ठीक है, तो 1 बीघा में होती है 3025 वर्ग गज और वर्ग मीटर कितनी होती है 2532 और 1 एकड़ में कितनी बीघा होती है 1.6। कहीं पर हेक्टेयर बोलते हैं कि हेक्टेयर में कितनी बीघा होती है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.9506 बीघा। 1 हेक्टेयर में होती है 3.9 लगभग 4 बीघा के बराबर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.9506 बीघा। ठीक है, अब कहीं पर हमारे बीघा से छोटा रूप होता है बिस्वा। सबसे बड़ा हेक्टेयर हो गया कि 1 हेक्टेयर में हो गया लगभग 3.9506 बीघा। इस हेक्टेयर से छोटा हो गया एकड़, 1 एकड़ में हो गया 1.6। अब यहाँ पर कुछ छोटा बीघा जो है हमारे पास उसका भी छोटा रूप होता है बिस्वा। इस बिस्वा में क्या होता है 1 बिस्वा बराबर होता है 1360 वर्ग गज। 1360 गज 1 बिस्वा बराबर होता है 1360 वर्ग गज। अब 1 बीघा में कितनी बिस्वा होती है, तो 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा। 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा। तो हमारे पास ये 1 बीघा बराबर होगा 3025 वर्ग गज। 1 बीघा बराबर वर्ग मीटर कितनी होती है 2532 वर्ग मीटर और 1 एकड़ बराबर होता है 1.6 बीघा। अब जो हेक्टेयर है, हेक्टेयर में कितनी बीघा होती है 3.9506 बीघा। जो 1 बीघा है उसमें कितने बिस्वा होते हैं 20 बिस्वा। तो ये हमारे पास जो गांवों में जो जमीन होती है उसके बारे में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम धारिता कैपेसिटी के बारे में। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारिता की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। अब सबसे बड़ा होता है लगभग गैलन, कि जो गैलन है वो किसके बराबर होता है, तो गैलन बराबर होता है 4.5446 लीटर के बराबर। तो हम कहीं पे बात करें कि एक गैलन है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 4.5446 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई 1 लीटर हमें किसी बर्तन में डालना है तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो 1 लीटर यदि हम कोई बर्तन ले रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर किसी बर्तन में डाल रहे हैं तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, उसकी साइज लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं 4.5446 लीटर। अब हम बात करें कि हमें 1 लीटर किसी बर्तन में डालना है तो उसकी क्या साइज होनी चाहिए, तो उसकी साइज होनी चाहिए लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 और जो ऊंचाई है वो भी 10, अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कि हमारे पास कोई बर्तन है उसकी साइज की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10, ऊंचाई भी 10 है, तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा।
मैं बात करूं सेंटीमीटर के अलावा तो ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, कि हमारे पास 1 डेसीमीटर की लंबाई है, 1 डेसीमीटर की चौड़ाई और 1 डेसीमीटर की ऊंचाई है, तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी, तो अर्थात 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा, तो उसमें आ जाएगा 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, 1000 लीटर। अब हम यहाँ कह रहे थे 1 गैलन में लीटर कितना आ रहा है, 4.5 के आसपास। तो यहाँ पर हम पौंड की बात करें कि इसमें पौंड कितना आ जाएगा, तो 1 गैलन में आ जाएगा लगभग 10 पौंड। तो हमारे पास गैलन की बात कर रहे हैं तो 1 गैलन में होता है 4.5 4 4 6 लीटर और यहाँ पे 10 पौंड। और 1 लीटर हमें किसी बर्तन में डालना है तो उसका आयतन कितना होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर की, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो उसमें 1 लीटर आ जाएगा। यदि हमें 1000 लीटर डालना है तो उसकी लंबाई भी 1 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई भी 1 मीटर होनी चाहिए और ऊंचाई भी 1 मीटर होनी चाहिए। तो यहां तक समझ में आ गया। कहीं पर यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप जो वीडियो है उसको पॉज करके देख लेना, सही, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोण की, एंगल की। कोण, एंगल। अब देखो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। कल बताया था कि जो रेडियन इकाई थी वो कौन सी इकाई थी, जो एसआई यूनिट्स है, एसआई प्रणाली है उसकी पूरक इकाई। क्योंकि हमने कल एसआई, जो एसआई इकाई थी, एसआई यूनिट्स थी, उसमें कितनी इकाइयां बताई, 7 मूल इकाइयां। कितनी इकाइयां थी एसआई इकाई में, 7 मूल इकाइयां प्लस 2 पूरक इकाइयां। 7 मूल इकाइयां और 2 पूरक इकाइयां। उसमें जो रेडियन था वो कौन सी इकाई थी, पूरक इकाई। तो हमारे पास जो कोण है उसका फॉर्मूला है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अर्थात हमें यदि डिग्री में दे रखा है और रेडियन पूछ रहा है, या रेडियन दे रखा है और डिग्री पूछ रहा है, तो हमें बात करना एक रेडियन कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई डिग्री। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। या फिर मैं बात करूं इसको सोल्व करने के बाद तो ये होता है 57 डिग्री 17 मिनट। जो यहाँ पर एक चिन्ह आ रहा है, एक ये स्लेश, उसका मतलब होता है मिनट, और डबल होता तो उसका मतलब होता है सेकंड। तो जो हमारे पास 1 रेडियन है तो उसका मान होता है 57 डिग्री 17 मिनट। या फिर मैं निकालने की बात करूं तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई डिग्री है 57 डिग्री 17 मिनट। अब जो 1 डिग्री है ये किसके बराबर होती है, 1 डिग्री किसके बराबर होती है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर। और 1 मिनट किसके बराबर होती है, हमें पता है 60 सेकंड के बराबर। अब हमें सेकंड दर्शाना है यहाँ पर तो हमें डबल चिन्ह लगाना है, और यदि मिनट दर्शाना है तो हमें यहाँ पर एक चिन्ह लगाना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गई, 60 सेकंड। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये हमें डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। तो ये एंगल्स की बात हो गई। अब हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं, उनकी इकाइयां लिखते हैं, एमके, सीजीएस, एफपीएस तीनों प्रणालियों में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान की। सबसे पहला फॉर्मूला है द्रव्यमान, इसकी हमने पढ़ चुके हैं कि जो एमकेएस प्रणाली है, जो सीजीएस है, जो एफपीएस है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान की एमकेएस में इकाई क्या थी, किलोग्राम।
क्योंकि हमारे पास जो इकाइयां थी वो दो भागों में बटी हुई थी, एक तो मूल इकाई और एक व्युत्पन्न इकाई। जो द्रव्यमान इकाई थी वो कौन सी इकाई थी? मूल इकाई। ये किसी से ड्राइव नहीं होती, ये खुद एक फंडामेंटल यूनिट्स है। सीजीएस जो इकाई है वो है ग्राम और एलपीएस इकाई है वो है पौंड। तो पहले हमारे पास ये द्रव्यमान की हो गई, एमकेएस में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, एलपीएस में पौंड। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं भार की, वेट। W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg। यहां पर जो m है वो तो है द्रव्यमान और जो g है वो है गुरुत्वीय त्वरण। W बराबर mg। अब जो भार है उसकी mks इकाई है न्यूटन। mks इकाई क्या है इसकी? न्यूटन। सीजीएस इकाई है डाइन और एलपीएस इकाई है पाउंडल, या फिर मैं बोलूं पौंडल। तो जो हमारे पास भार है उसकी एमकेएस इकाई न्यूटन, सीजीएस इकाई डाइन और एलपीएस इकाई है पाउंडल। अब हम बात करें तीसरी, लंबाई। अब लंबाई में हमारे पास हम बात करें दूरी या विस्थापन की बात करें। विस्थापन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी या विस्थापन है उसकी एमकेएस इकाई क्या थी? मीटर। सीजीएस इकाई क्या थी? सेंटीमीटर। और एलपीएस इकाई क्या थी? फुट। तो जो दूरी या मैं विस्थापन की बात कर रहा हूं, विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, तो एमकेएस इकाई होगी मीटर, सीजीएस इकाई होगी सेंटीमीटर और एलपीएस इकाई हो गई फुट। अब दूरी के बाद में आता है हमारे पास वेग। दूरी के बाद में क्या आता है? वेग या चाल है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब हमें पता है विस्थापन है उसकी इकाई क्या है? एमकेएस में मीटर, उस समय की क्या है? सेकंड। तो यहां पर जो वेग है वेलोसिटी है उसकी एमकेएस इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ऐसे हम बात करें सीजीएस प्रणाली में तो विस्थापन की सीजीएस में क्या है? सेंटीमीटर, उस समय की सेकंड। ऐसे हम एलपीएस की बात करें तो क्या है? विस्थापन की फुट, उस समय की सेकंड। तो ये हमारे पास द्रव्यमान की हो गई, भार की हो गई, दूरी या विस्थापन की हो गई और वेग की हो गई। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं त्वरण की। पांचवी इकाई है, पांचवा फॉर्मूला है त्वरण, एक्सीलरेशन। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसे हमें ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। और हमें पता है वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो इसको मैं बोल सकता हूं विस्थापन बटा समय। एक समय पहले था तो समय का स्क्वायर, ठीक है। तो विस्थापन है उसकी एमकेएस इकाई होती है मीटर और समय का सेकंड। तो हमारे पास जो त्वरण है उसकी एमकेएस इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस की बात करें हम तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और एमकेएस की बात करें तो फुट बटे सेकंड स्क्वायर। जो फुट है उसको हम एफटी से दर्शाते हैं, फुट बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई त्वरण की बात। वेग बटा समय, और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो ये हो गया विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। विस्थापन होता है मीटर, उस समय है यहाँ पर सेकंड में, तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो विस्थापन है सीजीएस में सेंटीमीटर, उस समय सेकंड, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण की बात हो गई। अब हम बात करें आगे घनत्व की। घनत्व, डेंसिटी। घनत्व यानी डेंसिटी।
अब घनत्व होता है, इसको हम d से दर्शाते हैं या कहीं रो से भी दर्शाते हैं, तो d बराबर होता है m बटा v। अब यहां पर v का मतलब वेग नहीं है, यहां पर v का मतलब है वॉल्यूम, आयतन। v का मतलब है आयतन और m का मतलब है द्रव्यमान। अब हमें यहाँ पर आयतन की इकाई या घनत्व इकाई सीखने से पहले हमें आयतन की इकाई सीखनी पड़ेगी। तो पहले हम आयतन क्षेत्रफल की सीख लेते हैं। अब जो क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, अर्थात जो हमारे पास जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये कौन सी इकाई हो गई? ये ड्राइव इकाई हो गई, व्युत्पन्न इकाई हो गई। अब हमारे पास लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर। चौड़ाई की भी क्या होगी? मीटर। तो एरिया की क्या हो जाएगी हमारे पास? मीटर का स्क्वायर। ऐसे सीजीएस में सेंटीमीटर का स्क्वायर और एफपीएस में फुट का स्क्वायर। तो ये हो गई एरिया की बात। अब हम बात करें आयतन की, वॉल्यूम की। वॉल्यूम, अब जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का मतलब है हमारे पास जो दूरी की तीनों इकाइयां होनी चाहिए, लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं? आयतन। अब ये तीनों क्या है? दूरी है, अर्थात आयतन की हो जाएगी मीटर का क्यूब, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और एफपीएस में हो जाएगा फुट का क्यूब। अब हमने आयतन की निकाल ली। अब हम यहाँ घनत्व की आराम से लिख सकते हैं कि द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम। और आयतन की क्या है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो घनत्व है उसकी एमकेएस इकाई हो जाएगी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ऐसे हम सीजीएस की बात करें तो ये हो जाएगी ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसे हम इसकी बात करें तो पौंड बटे फुट क्यूब। तो ये घनत्व की हो गई, ये क्षेत्रफल की हो गई, ये आयतन की हो गई। तो हमारे पास त्वरण था, त्वरण वेग बटा समय। यहाँ वेग ये क्या है? v, यहाँ पर आयतन नहीं है, यहाँ पर v है वेग। v क्या है? वेग। वेग बटा समय, तो ये त्वरण होता है। और वेग का फॉर्मूला क्या था? विस्थापन बटा समय। तो ये क्या हो गया? विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। तो इसकी एमकेएस इकाई होगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सीजीएस हो गई सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और एफपीएस हो गई फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऐसे हम घनत्व की बात करें, घनत्व D बराबर m बटा v। यहाँ पर v है आयतन, यहाँ पर v वेग नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर v क्या है? आयतन, वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम और आयतन की होती है मीटर क्यूब। सीजीएस में ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब और एफपीएस में हो गया पौंड बटा फुट क्यूब। अब हम बात करें एरिया की। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फुट स्क्वायर। अब हम बात करें आयतन की। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, फुट क्यूब। हमें तो सबसे पहले हमें सिर्फ तीन ही बात याद रखनी है, एक तो द्रव्यमान की, एक दूरी की और एक समय की। उसके बाद यदि हमें फॉर्मूला याद है, सूत्र याद है और इसके जो राशियां है v t है क्या? अब v का मतलब वेग भी होता है, v का मतलब वॉल्यूम भी होता है। तो हमें जब तक इनका पता नहीं होगा तब तक हम इकाई नहीं लिख सकते। तो यहां तक समझ में आ गया होगा? तो हमारे पास द्रव्यमान की हो गई, भार की हो गई, घनत्व की हो गई, वॉल्यूम की हो गई, क्षेत्रफल की हो गई। अब बात करते हैं हम बल की। बल है फोर्स। बल, बल क्या होता है? बल बराबर होता है F। बल को हम दर्शाते हैं F से। F बराबर m इंटू a। बल बराबर होता है m इंटू a। यहां पर जो m है यह है द्रव्यमान और a है त्वरण।
तो बल बराबर होता है F बराबर ma। हमने अभी द्रव्यमान की लिखी केजी किलोग्राम, और जो त्वरण था उसकी लिखी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो बल है उसकी एम के इकाई हो जाएगी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे हम सीजीएस की बात करें तो ये हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एफपीएस की बात करें हमें तो पौंड, हमने कल बात की कि पौंड होता है उसको किससे दर्शाते हैं, आईबीपीएस से। तो आईबीएस ये क्या है, पौंड इंटू फुट बटे सेकंड स्क्वायर। कि जो पौंड है उसको लैटिन भाषा में लिब्रा कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है आईबीएस। जो पौंड है उसको लैटिन भाषा में लिब्रा, और लिब्रा का शॉर्ट फॉर्म है आईबीएस, इसलिए हम पौंड को किससे दर्शाते हैं, आईबीएस से। तो यहाँ पर जो बल है उसकी इकाई हो जाएगी पौंड इंटू फुट बटा सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दाब और प्रतिबल की। दोनों का एक ही होता है। दाब होता है क्या है, P बराबर F अपॉन A। अर्थात कोई इकाई क्षेत्रफल है उस पर कोई बल लग रहा है, उसका अनुपात क्या कहला रहा है, दाब F अपॉन A। अब जो बल है, ठीक है, अब बल केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। बल जो भार होता है वो भी क्या होता है, बल ही होता है। तो हमारे पास जो बल है ये 1 केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, ये 1 न्यूटन के बराबर भी होता है। कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का जो बल है उसकी एमपीएस इकाई क्या होती है, न्यूटन की होती है। और ये न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे जो ये ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है ये एक डाइन के बराबर होता है। एक डाइन बराबर 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे जो हमारे पास जो पौंड इंटू फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर है ये पाउंडल के बराबर होता है। पाउंडल बराबर होता है 1 पौंड इंटू फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ हो, वो क्या हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जो बल है वो द्रव्यमान के रूप में भी हो सकता है, भार के रूप में भी हो सकता है। यदि भार के रूप में तो यहाँ न्यूटन आ जाएगा, और यदि द्रव्यमान के रूप में तो वहां क्या आ जाएगा, केजी। अब न्यूटन कब आया, जब हमारे पास गुरुत्वीय और त्वरण का प्रभाव पड़ रहा है तो उस समय क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। अब हम बात करें दाब की, तो P बराबर F अपॉन A, तो इसकी m की इकाई होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब यहां पर न्यूटन है तो यहां डाइन आ जाएगा, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर पाउंडल अपॉन फुट स्क्वायर। तो ये किसकी हो जाएगी, दाब या प्रतिबल की। तो ये बल हो गया, ये दाब और प्रतिबल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं तापमान की इकाइयों के बारे में। तापमान, टेम्परेचर। वैसे तो ये टॉपिक है अपना ऊष्मा और जो तापमान का चैप्टर था उसमें हो गया, तो फिर भी हम बात करें तापमान, टेम्परेचर। अब जो तापमान है उसकी 4 इकाइयां होती है। तापमान कितनी इकाइयां होती हैं, 4। पहला होती है सेंटीग्रेड, जिसको सेल्सियस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेल्सियस। इसको हम किससे दर्शाते हैं, C, उसके ऊपर क्या लगती है, डिग्री, सेंटीग्रेड। दूसरा होता है केल्विन, तीसरा होता है फारेनहाइट, और चौथी होती है ज्यूमर। अब जो केल्विन है इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको F से दर्शाते हैं और इसको R से।
अब मैंने यहाँ पर डिग्री लगाया, इस पे नहीं लगाया, इस पे भी नहीं लगाया, तो मगर यहाँ पर जो फारेनहाइट है उस पे डिग्री का यूज होता है, रीमर पर भी डिग्री का यूज होता है, मगर जो केल्विन है उसमें डिग्री का यूज नहीं होता। यहाँ केल्विन ओनली के से लिखते हैं, मगर जो सेंटीग्रेड पैमाना है, जो फारेनहाइट पैमाना है, जो रीमर पैमाना है उसमें डिग्री का यूज होता है। तो हमारे पास तापमान है, टेम्परेचर है, उसकी 4 इकाइयां होती है, सेंटीग्रेड पैमाना, केल्विन पैमाना, फारेनहाइट पैमाना और रीमर पैमाना। अब इन चारों में संबंध क्या होता है, हम चारों के बीच में संबंध की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो C/100 बराबर होता है F - 32/180 बराबर K - 273/100 बराबर R/80। ये चारों जो इकाइयां हैं, तापमान की जो चारों इकाइयां हैं, उनके बीच संबंध है C/100 F - 32/180 K - 273/100 R/80। अब यहाँ पर हम बात करें, ये नीचे जो हर के रूप में जो संख्याएं लिखी हुई है 100, 180, 100 और 80, ये है क्या? ये ऐसे दर्शा रहा है कि जो सेंटीग्रेड पैमाना है वो 100 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, जो फारेनहाइट पैमाना है वो 180 भागों में बटा हुआ है, जो केल्विन पैमाना है वो 100 भागों में बटा हुआ है, जो रीमर पैमाना है वो 80 भागों में बटा हुआ है। ठीक, अब जो इसमें जो माइनस हो रहा है वो उसका जमाव बिंदु है, अर्थात इसमें कुछ माइनस नहीं हो रहा था, 0 माइनस हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास जो सेंटीग्रेड पैमाना है उसका जमाव बिंदु तापमान की हो गई। अब हम बात करें जमाव बिंदु। अब जो हमारे पास जो ऊपर अंश है उसमें से जो माइनस हो रहा है उसका जमाव बिंदु होता है। अब यहाँ सेंटीग्रेड में कुछ माइनस नहीं हो रहा था, जो सेंटीग्रेड पैमाना है उसमें जमाव बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फारेनहाइट पैमाना है उसमें कितना होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, अर्थात जो फारेनहाइट पैमाना है वो 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है, जो सेंटीग्रेड पैमाना है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है शुरू। अब ऐसे केल्विन की बात करें तो केल्विन है वो 273, उसका जमाव बिंदु कितना होता है 273, अर्थात 273 से शुरू होगा। जो रीमर पैमाना है वो कितना होता है 0 डिग्री, अर्थात जो रीमर पैमाना है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। अब बात करें कि अब 100 भागों में बटा हुआ है, तो 100 भागों जमाव के बाद में क्या आएगा क्वथनांक बिंदु। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इसका क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारे पास जो सेंटीग्रेड पैमाना है उसका जमाव बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 100 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। जो नीचे जो हर के अंदर जो संख्या लिखी हुई है ये ऐसे दर्शा रही है कि इतने इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। इसे फारेनहाइट पैमाना है उसका क्वथनांक बिंदु कितना है 32 में 180 जोड़ूंगा तो 212 डिग्री फारेनहाइट। तो जो फारेनहाइट पैमाना है उसका क्वथनांक बिंदु कितना है 212 डिग्री फारेनहाइट। ऐसे में केल्विन की बात करूं तो केल्विन में कितना हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन। और ऐसे रीमर की बात करूं तो 80 डिग्री रीमर। हमने यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना, फारेनहाइट पैमाना, रीमर पैमाना इसमें डिग्री लगा यूज किया है, मगर जो केल्विन पैमाना उसमें डिग्री का यूज नहीं होता। तो जो इसमें माइनस हो रहा है वो संख्या, माइनस की दिक्कत नहीं हमें, ओनली वो संख्या उसके जमाव बिंदु होती है। और जो ये हर में जो लिखा हुआ है ये इतने इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। अब बात करें हम इसमें क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक कोई भी पैमाना है उसमें मान दे देगा, तापमान का एक मान दे देगा, वो दूसरी इकाई में पूछ लेगा। जैसे हम बात करें कि जो 40 डिग्री फारेनहाइट है -40 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। क्वेश्चन क्या है कि जो -40 डिग्री फारेनहाइट है -40 डिग्री को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। अब हमारे पास फारेनहाइट दे रखा है, डिग्री पूछ रहा है, हमें सिर्फ यही वैल्यू लेनी है C/100 F - 32/180
तो हमें यहाँ पर फाइनाइट पैमाना देगा, वहां रख देंगे तो C अपॉन, अब ये कट जाएगा 20 से 5 बार हो गए 9 बार, C अपॉन 5 -40 -32 अपॉन 9। तो C बराबर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 40 -72 बटे 9, 9 8 72, तो C बराबर माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात हम बात कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट में बराबर होता है, तो वो वैल्यू है -40। तो -40 डिग्री पे फारेनहाइट पैमाना और डिग्री जो सेंटीग्रेड पैमाना है दोनों इक्वल होते हैं। अर्थात जो -40 डिग्री फारेनहाइट है उसको यदि डिग्री सेंटीग्रेड में बदलूंगा तो वो आ जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई यहां तक? तो कमेंट बॉक्स में सोल्व करके भेज देना। जैसे हम बात करें कि जो 212 डिग्री सेंटीग्रेड है को डिग्री रूमर में बदलिए। दूसरा क्वेश्चन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड को सभी पैमानों में बदलिए। दो क्वेश्चन है, इनको सोल्व करने में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में भेज देना, ठीक है। 212 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री रूमर में बदलिए और जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको सभी पैमानों में बदलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई तापमान की इकाइयां। अब हम ऊष्मा, हीट। अब जो ऊष्मा है उसकी जो एमकेस इकाई होती है वो क्या होती है जूल। जो ऊष्मा है हीट है उसकी एमकेस इकाई क्या होती है जूल। सीजीएस इकाई क्या होती है कैलोरी। एमकेस इकाई जूल और सीजीएस इकाई कैलोरी। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। वैसे तो ये 4.18 होता है पर लगभग इसको क्या मान लेते हैं 2। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो जो ऊष्मा है उसकी एमकेस इकाई होती है जूल, सीजीएस इकाई क्या होती है कैलोरी। और कैलोरी और जूल में क्या संबंध होता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। यहां पर यदि मैं जूल की परिभाषा दूं कि जूल क्या होता है कि हमारे पास कोई 1/4.2 ग्राम पानी है, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। मुझे कितना बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी, हमें 1 जूल की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यदि हमारे पास 1/4.2 ग्राम जल है, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो हमें 1 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऐसे यदि मैं कैलोरी की बात करूं तो 1 ग्राम जल का तापमान, कितने ग्राम जल का तापमान 1 ग्राम, कितना बढ़ाना है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है कैलोरी होती है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। अब बात करें इसके अलावा हमारे पास होती है CHU। तीसरी ऊष्मा की इकाई होती है CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट। अब जो सेंटीग्रेड हीट यूनिट है तो ये किसके बराबर होता है, एक CHU बराबर होता है 453.6 कैलोरी। एक CHU किसके बराबर होती है 453.6 कैलोरी के बराबर होती है CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। एक CHU होता है 453.6 कैलोरी। ऐसे हम बात करें BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTHU की फुल फॉर्म क्या होती है
ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब ये किसके बराबर होता है? BTHU किसके बराबर होता है? एक BTHU बराबर होता है 252 कैलोरी। 252 कैलोरी। तो CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट, BHU तो ये क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो हमारे पास जो जूल है, जूल किसके बराबर? हम जूल की बात करें कि जूल है क्या, हम बात करें कि जो 1/4.2 ग्राम जल ले रहे हैं उसका तापमान यदि मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो मुझे 1 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे यदि मैं सीजीएस प्रणाली की बात करूं तो हमें 1 ग्राम जल लेना पड़ेगा और उसका तापमान कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसके अलावा जो एमकेएस और सीजीएस है उसके अलावा होती है सीएचयू सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सीएचयू बराबर होता है 453.6 कैलोरी। उसके अलावा होती है बीटीएचयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक बीटीएचयू बराबर होता है 252 कैलोरी। ये हमारे पास क्या हो गई? ऊष्मा की इकाइयां। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्य की इकाइयां। कार्य कार्य क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अब ये W बराबर F इंटू S है, ये कौन सा कार्य है? ये है यांत्रिक कार्य। कौन सा है? यांत्रिक कार्य। यदि हम वैद्युत कार्य की बात करें कि वैद्युत कार्य क्या होता है, वो होता है VIT। यहां पर V का मतलब है वोल्ट, I का मतलब है धारा और T का मतलब है समय। ये कौन सा कार्य है? ये है वैद्युत कार्य, वैद्युतिक कार्य है। और ये कौन सा है? यांत्रिक कार्य। अब जो कार्य है W बराबर F इंटू S, यहाँ F है बल, F क्या है? बल, और S क्या है? विस्थापन। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। अब हम बात करें mks की इकाई। कार्य की जो mks इकाई होती है वो होती है जूल। कार्य की mks इकाई क्या होती है? जूल। अब mks इकाई क्या हो गई? जूल। अब हम बात करें सिर्फ 3 मूल इकाइयां थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। उसके आधार पर लिखें कि जो ये जूल है ये किसके बराबर है? तो ये mks इकाई क्या हो गई? जूल। अब 1 जूल किसके बराबर है? 1 जूल किसके बराबर? मैं यहां द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान होता है केजी में। त्वरण की बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां विस्थापन की बात करूं तो ये भी मीटर। तो 1 जूल बराबर हो गया 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 जूल बराबर हो गया। अब हमारे पास यहाँ बल को जरूरी नहीं द्रव्यमान के अंदर हो, यदि ये भार के अंदर हो तो वहां पर बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और एस विस्थापन का मतलब मीटर। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू मीटर। ये तीनों किसकी इकाई है? कार्य की mks इकाई है। जूल भी, 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी, और 1 न्यूटन इंटू मीटर। ये तीनों किसकी इकाई है? कार्य की। ठीक है, 1 जूल 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है होता है। तो ये किसकी बात हो गई? mks इकाई की बात हो गई। अब हम बात करें सीजीएस इकाई की। mks में दिक्कत नहीं है कि
1 जूल 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर और 1 न्यूटन इंटू मीटर। यदि हमारे पास जो बल है उस पे यदि जी का प्रभाव पड़ रहा है तो न्यूटन आ जाएगा, और यदि जी का प्रभाव नहीं है तो वहां क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। ऐसे यदि हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस प्रणाली में बात करें, तो जो कार्य है उसकी इकाई होती है अर्घ। क्या होती है, अर्घ। कार्य की सीजीएस इकाई होती है अर्घ। अब एक अर्घ किसके बराबर होता है, हमें पता है कि एम सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। ए त्वरण क्या होता है, सेंटीमीटर, और यहां पर हमारे पास सेंटीमीटर और क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो एक अर्घ बराबर हो गया 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब जैसे हम बात कर रहे थे यहां न्यूटन इंटू मीटर की बात, तो यहां पर भी होगा। तो यदि यहां पर क्या हो जाएगा, डाइन, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये किसकी इकाई हो गई, कार्य की सीजीएस इकाई, कि एक अर्घ बराबर होता है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे मैं बात करूं 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो ये किसकी हो गई, कार्य की सीजीएस इकाई। अब हम बात कर रहे हैं एमपीएस की एमपीएस की बात करें, एमपीएस प्रणाली की बात करें, तो एमपीएस में जो बल था उसकी इकाई क्या थी, एमपीएस, पाउंडर, और विस्थापन की पुट, पाउंडर इंटू पुट, पाउंडर इंटू पुट। और यहां पर यदि हमारे पास द्रव्यमान की बात आ रही है तो पाउंड इंटू पुट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कार्य की एमके, सीजीएस और एफपीएस इकाई हो गई। अब हमारे पास जूल दे रखा है और ऑप्शन में अर्घ दे रखा है, तो इनमें भी कुछ संबंध होगा, ठीक है। अब देखो 1 जूल इसके बराबर है और अर्घ किसके बराबर है, इसके बराबर। इसका मतलब हमें केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब हमें जूल को अर्घ में बदलना है, अर्थात जो ये इकाई है उसको हमें इसमें बदलना है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर में बदलना है। तो केजी को ग्राम में बदलूंगा तो क्या लगा दूंगा मैं, तो यहां पर लिख रहा हूं 1 जूल। अब केजी को बदला मैंने तो 1000 ग्राम, मीटर को बदला तो 100 सेंटीमीटर होता है, हमें स्क्वायर करना है तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 3 2 5 2 7 10 की पावर 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ये किसकी इकाई है, सीजीएस इकाई है, अर्घ है। तो 1 जूल बराबर हो गया 10 की पावर 7 अर्घ। 1 जूल बराबर हो गया 10 की पावर 7 है अर्घ। हमें पता है हमें केजी को ग्राम में बदलना है, क्योंकि ग्राम सीजीएस इकाई है, सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर हो गया 10 की पावर 7 है अर्घ। हमने यहाँ पर केजी को बदला, मीटर को बदला, तो 1 जूल बराबर 7 10 की पावर 7 अर्घ। अब हम बात करेंगे 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है। अब हम न्यूटन और डाइन के बीच में संबंध की बात करें तो देखो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर 100 का फर्क है, और हमारे पास जूल और अर्घ में कितना है 10 की पावर 7 का। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर तो हम निकाल देंगे, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर हो गया 10 की पावर 7 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 है डाइन के बराबर होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कार्य बराबर होता है F इंटू एस, F इंटू एस। अब कार्य का जो फॉर्मूला है वो F इंटू एस होता है। अब यहां पर यदि हमारे पास बल केजी में हो, बल किस में हो, केजी में, और जो बल की जो
यूनिट्स है वो जूल भी होती है। कार्य बराबर हो गया हमारे पास F इंटू एस, और यहाँ पर जो बल है वो केजी में हो तो 1 केजी इंटू मीटर, 1 केजी इंटू मीटर, ये किसके बराबर होगा, कितने जूल के बराबर होगा, तो ये होगा 981 जूल के बराबर। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि 1 केजी इंटू मीटर है, क्योंकि हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि बल क्या हो, केजी में भी हो सकता है, बार के अंदर भी हो सकता है, तो 1 केजी इंटू मीटर बराबर हो गया 981 जूल। अब हम बात करें जूल के बराबर हो गया, यदि हम अर्ग में लेके जाएं तो क्या इनको बदलना पड़ेगा, तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब देखो हमें ग्राम सेंटीमीटर सीजीएस प्रणाली में लेना है, तो केजी को बदलूंगा तो 1000 ग्राम, मीटर को बदलूंगा तो 100 सेंटीमीटर, और यहां जूल को बदलूंगा तो 10 की पावर 7 है अलग। 3 2 5, 5 जीरो गए, कितने बच गए 2, तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बराबर हो गया 981 अर्ग। तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा 981 अर्ग। ये एमकेएस की बात हो गई, ये सीजीएस की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं एलपीएस की बात करें, पुट पॉइंट की बात करें, तो एक पुट पॉइंट होता है, उसमें होता है 32.2 पुट पॉइंटर। तो हम ये किसकी बात हो गई, एलपीएस की बात है हो गई कि एक पुट पॉइंट में कितने पुट पॉइंटर होते हैं, वो होते हैं 32.2 पुट पॉइंटर। तो हमारे पास यदि बल केजी में हो, विस्थापन मीटर में हो, तो 1 केजी इंटू मीटर कितने जूल के बराबर होता है 981 जूल के बराबर। ये एमकेएस बात थी। अब हम इसको यदि सीजीएस में लेके जा रहे हैं तो केजी और मीटर को बदल लिया और जूल को बदल लिया, तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर हो गया 981 अर्ग। अब हम एफपीएस की बात करें तो एक पुट पॉइंट बराबर होता है 32.2 पुट पॉइंटर। तो ये किसकी बात हो गई, हमारे पास कार्य की बात है हो गई। अब हमने हमारे पास ये विद्युत कार्य का फॉर्मूला भी था, क्या था, W बराबर VIT, यहां पर V था वोल्ट, I था धारा और T था समय। तो यहां पर 1 जूल बराबर हम बात कर सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 जूल बराबर हो सकता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हमारे पास वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। अब जो VI है, VI क्या होता है, पावर। VI क्या होता है, पावर, शक्ति। P क्या होती है, शक्ति। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो मैं यहां पर वाट भी लिख सकता हूं, तो 1 जूल बराबर हो गया वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। तो 1 जूल बराबर हो गया 1 वाट इंटू सेकेंड, क्योंकि VI क्या है, VI होता है पावर। अब यहां मैं यदि IT की बात करूं यहां पर कि IT क्या है, Q बराबर IT, आवेश, आवेश की मात्रा क्या होती है, Q बराबर है IT। मैं यहां बात कर सकता हूं आवेश, आवेश बराबर होता है IT, क्या है यहां पर आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मैं यहां बात कर सकता हूं 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 कूलाम इंटू, अब ये IT ये कूलाम लिख रहा हूं तो ये क्या हो गया वोल्ट, 1 कूलाम इंटू वोल्ट। तो 1 जूल बराबर हो गया 1 कूलाम इंटू वोल्ट। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि यदि मैं VI को साथ ले रहा हूं तो VI होता है पावर, पावर का मात्रक होता है वाट, तो जूल बराबर हो गया वाट इंटू सेकंड। और यदि मैंने यहाँ IT साथ ले लिया, IT बराबर होता है आवेश, 1 सेकंड में प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या कहलाती है, तो IT क्या हो गया आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो 1 जूल बराबर हो गया 1 कूलाम इंटू वोल्ट। तो ये किसकी मात्रा हो गया, कार्य का मात्रक है हो गया। अब हम बात कर रहे हैं शक्ति की, ठीक है। तो 1 केजी इंटू मीटर 981 जूल, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर 981 अर्ग, 1 पुट पॉइंट 32.2 पुट पॉइंटर। यदि हम विद्युत कार्य की बात करें W बराबर VIT, V वोल्ट, I धारा और T समय, तो
तो 1 जूल बराबर हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। यदि मैं VI को साथ ले रहा हूं, P बराबर VI, P होता है पावर वाट, तो 1 जूल बराबर हो गया वाट इंटू सेकेंड। तो यदि मैं IT साथ लूं, IT बराबर आवेश, तो 1 जूल बराबर हो गया 1 कूलम इंटू वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करें शक्ति की, पावर की बात करें। शक्ति, पावर, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, W/T। P बराबर क्या हो गया? W/T, कार्य बटा समय। यहां पर W क्या है? कार्य, और T क्या है? समय। अब मैं ये कार्य की बात करूं, अभी कार्य का फॉर्मूला लिखा था F into S, F into S, कार्य बराबर क्या हो गया? F into S। अब मैं यहाँ पर S विस्थापन है, T समय है, तो S/T को मैं लिख सकता हूँ वेग, विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग, तो इसको लिख सकता हूँ बल इंटू वेग। तो हमारे पास शक्ति की यदि मैं बात करूं, कार्य बटा समय, यहाँ बल इंटू विस्थापन बटा समय, या बल इंटू वेग। यहाँ पे V क्या है? वेग, V क्या है? वेग। ठीक है, अब कार्य की जो इकाई होती है वो होती है जूल, और समय की होती है सेकंड। तो जूल बटा सेकंड, और हमारे जो जूल बटा सेकंड अभी हमने लिखा था कि 1 जूल बराबर होता है 1 वाट इंटू सेकंड, तो जूल बटा सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? वाट के बराबर। तो जो वाट है, कार्य की जो इकाई, शक्ति की जो इकाई है वाट, शक्ति की जो इकाई है वाट, वो कौन सी इकाई है? यांत्रिक है या वैद्युत है? ये कौन सी इकाई है? यांत्रिक, यानी परम इकाई है, परम इकाई यानी वैद्युत इकाई है, ये वैद्युत इकाई। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। अब जो शक्ति की एक इकाई और होती है हस्सो शक्ति, हॉर्स पावर, HP। HP क्या होती है? HP होती है प्रैक्टिकल यूनिट। HP कौन सी होती है? प्रैक्टिकल यूनिट। शक्ति की व्यवहारिक इकाई यानी प्रैक्टिकल यूनिट। कौन सी होती है? HP, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। कौन सी होती है? अश्व शक्ति। प्रैक्टिकल यूनिट यानी व्यवहारिक इकाई कौन सी होती है? HP। मतलब जो परम इकाई, जो वैद्युत इकाई होती है वो कौन सी होती है? वाट। जो शक्ति है, शक्ति की व्यवहारिक इकाई HP होती है, और जो वैद्युत यानी परम इकाई होती है वो क्या होती है? वाट। ठीक है, अब हम बात करें HP क्या होता है। तो हमारे पास जो शक्ति था W/T, कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क W/T। यहां पर मैं W का लिख सकता हूं F into S, S/T क्या है? वेग, तो शक्ति बराबर हो गया बल इंटू वेग। तो हमारी शक्ति की जो वाट इकाई कौन सी इकाई है? परम इकाई यानी वैद्युत इकाई, और जो अश्व शक्ति है HP है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, व्यवहारिक इकाई है। अब हम बात करें अश्व शक्ति HP की बात कर रहे हैं। HP कि HP क्या है? कि हमारे पास कोई मोटर है, वो 75 मीटर इंटू केजी इंटू मीटर पर सेकंड का कार्य कर रही है। मीटर कौन सी प्रणाली में? मीट्रिक प्रणाली में। इसके बाद हम मीट्रिक की बात कर रहे हैं कि यदि कोई मशीन है, कोई मोटर है, वो 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड का कार्य कर रही है, तो वो 1 HP के बराबर होती है। यदि कोई मशीन है वो 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड का कार्य कर रही है, तो वो 1 HP के बराबर होती है। तो 1 HP की बात करूं मैं, तो 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। तो यदि कोई मशीन 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड का कार्य कर रही है, तो वो 1 HP के बराबर होती है।
हमने यहाँ समय सेकंड में लिया है, मिनट में भी हो सकता है। तो मिनट में होगा तो 75 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 60 से गुणा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 4500 केजी इंटू मीटर पर मिनट। तो ये किसकी बात हो गई, मीट्रिक प्रणाली की। यदि कोई मशीन 4500 केजी इंटू मीटर पर मिनट कार्य कर रही है तो वो 1 एचपी के बराबर होगी। यदि 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड कार्य कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, 1 एचपी के बराबर हो जाएगी। ये कौन सी हो गई, मीट्रिक प्रणाली हो गई। हम ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश में क्या होता है कि 1 एचपी है 550 फुट पॉइंट पर सेकंड, या फिर मैं बात करूं 33,000, 550 को यदि मैं 60 से गुणा करूंगा तो 33,000 आता है, 33,000 फुट पॉइंट पर मिनट का कार्य कर रही है तो वो 1 एचपी के बराबर होता है। तो ये कौन सी हो गई, ब्रिटिश प्रणाली हो गई। कौन सी हो गई, ब्रिटिश प्रणाली। तो एचपी की बात कर रहे हैं, हॉर्स पावर। एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। कि यदि कोई मशीन 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड का कार्य कर रही है या 550 फुट पॉइंट पर सेकंड का कार्य कर रही है तो वो 1 एचपी के बराबर होती है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लिखें कि एचपी निकालें कैसे। ये तो इसकी इकाई होगी कि एचपी बराबर होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड। यदि हमें कहीं एचपी निकालने की बात आ रही है, हॉर्स पावर निकालने की बात आ रही है, तो 1 एचपी बराबर होता है बल इंटू विस्थापन बटा समय। यदि सेकंड में है तो इंटू 75। अब देखो हमारे पास जो इकाई थी केजी, इसका मतलब यहाँ बल किस में आ रहा है, केजी में, विस्थापन किस में आ रहा है, मीटर में, और समय किस में आ रहा है, सेकंड में। ये सेकंड में था, यहाँ 75 दे रहे हो, 75 का क्या कर रहे हैं, भाग। और यदि मिनट में हो टाइम तो ये हो जाएगा बल इंटू विस्थापन बटा समय मिनट में इंटू 4500। तो ये किसकी बात हो जाएगी, मीट्रिक प्रणाली की। किसकी बात होगी, मीट्रिक प्रणाली की। बल इंटू विस्थापन बटा समय सेकंड में इंटू 75। तो ये एचपी की बात हो गई, यांत्रिक शक्ति निकालने का फॉर्मूला हो गया। यदि मैं एपीएस की बात करूं, ब्रिटिश प्रणाली की बात करें, तो ये होता है बल इंटू विस्थापन बटा समय सेकंड में है इंटू 550। और यदि हम इसमें समय यदि मिनट में ले रहे हैं तो 1 एचपी बराबर होता है बल इंटू विस्थापन बटा समय मिनट में। यदि मिनट में समय आएगा तो हमें यहाँ 550 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से। तो कितना आ जाएगा, 33,000। तो ये किस में आ जाएगा, ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में। तो जो एचपी है कि यदि हमारे पास कोई मशीन है, कोई मोटर है, वो 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड का कार्य कर रही है तो 1 एचपी के बराबर होगी। और यदि वो 550 फुट पॉइंट पर सेकंड का कार्य कर रही है तो वो 1 एचपी के बराबर हो जाएगी। अब हमें एचपी निकालने का फॉर्मूला हो गया बल इंटू विस्थापन बटा समय सेकंड में इंटू 75। ठीक है, अब हम बात करें कि जो एचपी है वो ब्रिटिश प्रणाली में कितने वाट के बराबर होती है, और जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें कितने वाट के बराबर होती है। तो 1 एचपी बराबर होता है 735.5 और एक होता है 1 एचपी बराबर 746। अब जो 735.5 है, ठीक है, ये कौन सी प्रणाली में होता है, ये मीट्रिक प्रणाली में। अब जो 746 वाट है ये कौन सी में होता है, ब्रिटिश प्रणाली में। तो 1 एचपी को, ये जो हमारे पास एचपी कौन सी होती है, यांत्रिक। तो यदि हमारे पास जो एचपी है उसको हमें वाट में, विद्युत शक्ति में बदलना है तो 746 से गुणा करना पड़ेगा ब्रिटिश में, और जो मीट्रिक में बदलना पड़ेगा तो 735.5 से गुणा करना पड़ेगा।